गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। और हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का चैप्टर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। और अब हम आ गए यहाँ पे द पिकुलैरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, यानी कि औद्योगिक विकास में क्या पिकुलैरिटी, यानी कि क्या विशेषता है, सबसे अलग चीज़ क्या थी इसमें। यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी विच डोमिनेटेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडिया वर इंटरेस्टेड इन सर्टेन काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट। देखो, जो यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज थी जिनका डोमिनेट था इंडिया के प्रोडक्शन पे, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे अलग प्रकार के प्रोडक्ट में। दे इस्टेब्लिश टी और कॉफ़ी प्लांटेशन, उन्होंने चाय और कॉफ़ी के बागान इस्टेब्लिश किए। एक्वायर लैंड एट ए चीप रेट्स, और उन्होंने भूमि एक्वायर की सस्ते रेट पे फ्रॉम द कॉलोनियल गवर्नमेंट। एंड दे इन्वेस्टेड इन माइनिंग, और उन्होंने माइनिंग में इन्वेस्ट किया, इंडिगो में किया और जूट में गया, यानी कि इन चीज़ों में उन्होंने पैसा लगाया। खदानों में लगाया, इंडिगो में और जूट में। मोस्ट ऑफ दीज वर प्रोडक्ट रिक्वायर्ड प्राइमरली फॉर द एक्सपोर्ट ट्रेड एंड नॉट फॉर सेल इन इंडिया। और ज़्यादातर ये प्रोडक्ट थे इनके, ज़्यादातर ये किस लिए आवश्यक थे उनको, क्योंकि इनको एक्सपोर्ट करना था विदेशों में, इंडिया में बेचने के लिए नहीं, विदेशों में बेचने के लिए। व्हेन इंडियन बिजनेसमैन बिगेन सेटिंग अप इंडस्ट्री इन द लेट 19th सेंचुरी, लेकिन जब भारतीय बिजनेसमैन अपनी उद्योगों को सेट अप करने लगे, दे अवॉइडेड कम्पीटिंग विद मैनचेस्टर गुड्स इन इंडियन मार्केट। तो उन्होंने क्या कर दिया, मैनचेस्टर गुड्स से कम्पीट करना बंद कर दिया इंडियन मार्केट में। सिंस yarn was not an important part of British import India into India, क्योंकि देखो, क्योंकि भारत का जो यार्न था यानी कि धागा था, वो इतना इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं था ब्रिटिश इंपोर्ट में इंडिया में। द अर्ली कॉटन मिल इन इंडिया प्रोड्यूस कोर्स कॉटन थ्रेड, तो वो क्या करने लगे, वो मोटे प्रकार का धागा बनाने लगे रादर देन फैब्रिक, यानी कि पतले धागे की बजाय वो कोर्स कॉटन यार्न बनाने लगे। व्हेन यार्न वाज इम्पोर्टेड इट वाज ओनली फॉर द सुपीरियर वैरायटी, जब यार्न का इम्पोर्ट यानी कि भारत में उसको आयात किया जाने लगा, तो कौन सा लिया जाता था, सुपीरियर वैरायटी का। द यार्न प्रोड्यूस इन इंडियन स्पिनिंग मिल वाज यूज बाय द हैंडलूम वीवर्स इन द इंडिया और एक्सपोर्टेड टू चाइना। तो जो यार्न था जो कि इंडिया में स्पिनिंग मिल से प्रोड्यूस किया जाता था, यूजुअली बाय हैंडलूम वीवर्स इन इंडिया और एक्सपोर्ट टू चाइना, तो उसको इंडिया में तो वीव किया जाता था और चाइना में इसको एक्सपोर्ट किया जाता था। बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी ए सीरीज ऑफ चेंजेस अफेक्टेड द पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, और 20वीं शताब्दी तक बहुत सारे चेंजेस आ गए जिसने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का पैटर्न था उसको पूरी तरह से बदल दिया। एज द स्वदेशी मूवमेंट गैदर्ड मोमेंटम, जैसे कि स्वदेशी मूवमेंट क्या हुआ, गैदर्ड हुआ, नेशनल मोबिलाइज पीपल टू बायकॉट फॉरेन क्लॉथ। तो नेशनलिस्ट थे जो, वो लोगों को क्या करने लगे थे, मोबिलाइज करने लगे थे, इकट्ठा करने लगे थे, किस चीज़ का, फॉरेन क्लॉथ का बायकॉट करने के लिए। इंडस्ट्रियल ग्रुप ऑर्गेनाइज देमसेल्फ टू प्रोटेक्ट देयर कलेक्टिव इंटरेस्ट, वहीं दूसरी ओर जो उद्योगपतियों के जो ग्रुप थे वो भी अपने आप को ऑर्गेनाइज करने लगे अपने हितों के लिए। प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू इंक्रीज टैरिफ प्रोटेक्शन, और वो गवर्नमेंट को प्रेशर कर रहे थे कि वो क्या करे, प्रोटेक्शन करें, उनकी टैरिफ टैक्स वगैरह लगा के, ग्रांट अदर कंसेशन, और उनको कुछ छूट दे दी जाए, विदेशों से आने वाली वस्तुओं के ऊपर वो कुछ टैक्स वगैरह लगाए। फ्रॉम 1906 moreover the export of Indian yarn to China declined since produce from Chinese and Japanese mill flooded the Chinese market। 1906 से लेके मोर द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन यार्न टू चाइना डिक्लाइन, जो भारत का धागा चाइना में इंपोर्ट होता था, एक्सपोर्ट होता था, वो अब कम हो गया, क्योंकि प्रोड्यूस फ्रॉम चाइनीज एंड जापानीज मिल फ्लडेड द चाइनीज मार्केट, क्योंकि जो चाइना के मिलों के द्वारा और जापान के मिलों के द्वारा जो प्रोड्यूस किया जा रहा था यार्न, वो अब बहुत ज़्यादा मात्रा में आ गया चाइनीज मार्केट में। ठीक है, सो इंडस्ट्रियलिस्ट इन इंडिया बिगेन शिफ्टिंग फ्रॉम यार्न टू क्लॉथ प्रोडक्शन, तो इस प्रकार भारतीय जो उद्यमी थे वो अब अपने आप को शिफ्ट कर लिया यार्न से, किस में, कपड़ा बनाने में। कॉटन पीस गुड्स प्रोडक्शन इन इंडिया डबल्ड बिटवीन 1900 टू 1912, और जो कॉटन पीस गुड्स थे वो डबल हो गए 1900 लेके 1912 तक। येट टिल द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाज स्लो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक अभी भी क्या था,
इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्लो थी। द वॉर क्रिएटेड ए ड्रामेटिकली न्यू सिचुएशन, और जो वॉर थे उसने क्या किया, ड्रामेटिकली सिचुएशन कैसी बना दी, नई बना दी। विद ब्रिटिश मिल बिजी विद वॉर प्रोडक्शन, क्योंकि जो ब्रिटेन के जो मिल थे वो किस चीज़ में बिजी थे कि जो वार के लिए जो प्रोडक्शन थी, जो नीड थी आर्मी की, उनमें वो प्रोड्यूस उसमें लगे हुए थे। मैनचेस्टर इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया डिक्लाइन, और जो मैनचेस्टर से जो चीज़ें आती थी इंडिया में वो हो गई कम। सडनली इंडियन मिल्स हैड ए वास्ट होम मार्केट टू सप्लाई, तो अचानक से भारतीय मिलों के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या हो गया, मार्केट, बहुत बड़ी मार्केट मिल गई अपने सामान को बेचने के लिए। एज द वॉर प्रोलॉन्ग, जैसे कि जो युद्ध था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वो काफ़ी लंबा चला, इंडियन फैक्ट्री वर्क कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई वॉर नीड्स, तो भारतीय फैक्ट्रियों को भी बोला गया कि वो इंडियन नीड्स के वो सप्लाई करे वार की ज़रूरतों के लिए, जैसे जूट बैग्स, जूट से बने हुए बैग, क्लोथ्स फॉर आर्मी यूनिफॉर्म, टेंट्स एंड लेदर बूट्स, हॉर्स एंड म्यूल्स, सैडल्स एंड होस्ट ऑफ अदर आइटम्स, तो ये सारी चीज़ें इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट उनको प्रोवाइड करने लगे। न्यू फैक्ट्री वर सेटअप एंड ओल्ड वंस रैन मल्टीप्लाई शिफ्ट, नई फैक्ट्रियाँ बनाई गई और पुरानी मल्टीप्लाई यानी कि वो बहुत ज़्यादा हो गई। मैनी न्यू वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एंड एवरीवन वाज मेड टू वर्क लॉन्गर आवर्स, और नए बहुत सारे वर्कर्स को लगाया गया और उनको काफ़ी लंबे समय तक काम पे लगाया गया, काम के घंटे बढ़ाए गए उनके। ओवर द वॉर ईयर्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बूम्ड, और युद्ध के दौरान जो इंडिया का जो प्रोडक्शन था इंडस्ट्री का वो काफ़ी ज़्यादा बूम्ड हो गया, बड़ा बढ़ गया बहुत ज़्यादा। आफ्टर द वॉर, लेकिन युद्ध के बाद मैनचेस्टर कुड नेवर रिकैप्चर इट्स ओल्ड पोजीशन इन द इंडियन मार्केट, जो मैनचेस्टर सिटी था यानी कि मैनचेस्टर का जो सामान आया करते थे वो दोबारा से रिकैप्चर नहीं कर पाया इंडियन मार्केट को। अनेबल टू मॉडर्नाइज एंड कम्पीट विद द यूएसए, क्योंकि एक तो है ना अपने आप को मॉडर्नाइज नहीं कर पा रहा था और न ही वो यूएसए के साथ कम्पीट कर पा रहे थे, यूएसए, जर्मन, जापान के साथ। द इकोनॉमी ऑफ ब्रिटेन क्रम्बल्ड आफ्टर द वॉर, और भारत जो ब्रिटेन की इकोनॉमी थी वो बहुत ज़्यादा क्या हो गई, क्रम्बल्ड हो गई, इनकी धाराशायी हो गई यूएसए, जर्मनी, जापान के सामने। कॉटन प्रोडक्शन कोलैप्स, और कॉटन का जो प्रोडक्शन था वो कोलैप्स हुआ। एक्सपोर्ट ऑफ द कॉटन क्लॉथ फ्रॉम द ब्रिटेन फेल ड्रामेटिकली, और इस प्रकार जो कॉटन का एक्सपोर्ट था वो क्या हो गया, ड्रामेटिकली फेल हो गया, कम हो गया। विद इन द कॉलोनी इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रेजुअली कंसोलिडेटेड देयर पोजीशन, और कॉलोनी और जो गुलाम देश थे वो क्या करे, औपनिवेशिक देश थे जो, वो अपनी लोकल इंडस्ट्रियों को क्या करते, अपने मजबूत कर रहे थे। सब्सटीट्यूटिंग फॉरेन मैन्युफैक्चर एंड कैप्चरिंग होम मार्केट, वो क्या कर रहे थे, फॉरेन वस्तु को हटा रहे थे और अपने आप को वो मार्केट में कैप्चर कर रहे थे। ठीक है, तो ये हो गया आज हमारा पिक्युलैरिटी ऑफ इंडियन ग्रोथ, यानी कि भारत के व्यापार की कैसे ग्रोथ हुई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोडोमिनेट, यानी कि छोटे स्तर की, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हैं जो छोटे स्तर की इंडस्ट्री होती हैं। वाइल फैक्ट्री इंडस्ट्री ग्रो स्टीडली आफ्टर द वॉर, जैसे कि युद्ध के बाद जो फैक्ट्रियों की जो फैक्ट्रियाँ थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। लार्ज इंडस्ट्री फॉर्म ओनली स्मॉल सेगमेंट ऑफ इकोनॉमी, और जो लार्ज इंडस्ट्री थी उन्होंने काफ़ी स्मॉल सेगमेंट में, उनका इकोनॉमी में काफ़ी कम ही वो था योगदान। मोस्ट ऑफ देम अबाउट 67% ऑफ 1911 वर लोकेटेड इन बंगाल, 67% तो बंगाल और बॉम्बे में थे 1911 तक। ओवर द रेस्ट ऑफ कंट्री, बाकी जो बचा हुआ जो देश था उसमें स्मॉल स्केल प्रोडक्शन कंटिन्यू टू प्रीडोमिनेट, और वो पहले से ही वो वहाँ पे कंटिन्यू था। ओनली a small proportion of the total industrial labor force worked in registered factory, 5% in 1911 and 10% in 1931, तो 1931 तक क्या हो गया, 10% बढ़ गया इनका रजिस्ट्रेशन। द रेस्ट वर्कड इन द स्मॉल वर्कशॉप एंड हाउस होल्ड, और जो बाकी थी वो छोटे छोटे दुकानों में कर रहे थे काम या फिर घरों में कर रहे थे। ओपन लोकेटेड इन अलेज एंड वायलेंस इनविजिबल टू द पासर बाई, जिनको वहाँ से गुजरने वालों को दिखाई भी नहीं देती थी वो।
In fact, in some instances, handcraft production actually expanded in the 20th century. और कुछ उदाहरणों में तो हम देखेंगे हैंडक्राफ्ट प्रोडक्शन था वो 20वीं सदी में काफ़ी ज़्यादा फैला. दिस इज़ ट्रू इवन द केस ऑफ हैंडलूम सेक्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड. और यही सच है हैंडलूम सेक्टर के लिए जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस कर चुके हैं. While cheap machine made trade wiped out the spinning industry in the 19th century. जब जो सस्ता धागा मशीनों से बना हुआ धागा था उसने क्या कर दिया था, स्पिनिंग इंडस्ट्री को क्या कर दिया था, पूरी तरह से वाइप आउट कर दिया था. द वीवर्स सर्वाइव डिस्पाइट प्रॉब्लम. और जो वीवर्स थे वो अपने आप को बचा पाए प्रॉब्लम के बावजूद भी. इन द 20th सेंचुरी हैंडलूम क्लॉथ प्रोडक्शन एक्सपेंडेड स्टीडली. और 20वीं सदी में हैंडलूम इंडस्ट्री थी वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी. ऑलमोस्ट ट्रेवल बिटवीन 1900 to 1940. वो ट्रैवलिंग का मतलब बहुत ज़्यादा 1900 से लेकर 1940 तक. हाउ डिड दिस हैपन. तो यह कैसे हुआ इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे. हाउ डिड दिस हैपन ये हम कल पढ़ेंगे.